हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके हमने लास्ट वीडियो में हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और जो डीएनए और आरएनए है उसमें क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेटर है और क्यों है। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं आज। From the foregoing discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from the Hershey-Chase experiment. तो जो हमारा पिछला डिस्कशन था उसमें क्या हुआ था कि ये क्लियर हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ये क्या हो गया था, अनइक्विवोकली, यानी कि बिना किसी डाउट के ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वो ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और जो प्रोटीन है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, किससे प्रूफ हुआ था ये, हार्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से। इट बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज़ अ डीएनए दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इससे क्या हो गया, ये फैक्ट है कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इससे क्या हुआ था, प्रूफ हो गया था। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। एंड ये भी क्लियर हो गया था कि जो कुछ वायरसेस वगैरह हैं उनमें जो आरएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस है, ये क्या होता है, जो एक वायरस है जो कि जो टोबैको प्लांट है ना उनकी लीव्स को अफेक्ट करता है। यानी कि जो लीव्स है ना टोबैको की, उनको क्या कर देता है, उनके ऊपर स्पॉट्स बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं उनमें क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये क्या करता है, टोबैको प्लांट में डिस्कलरेशन कर देता है। ठीक है, सेकंड जो इसमें है वो है क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ये में जो आरएनए है वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। ठीक है, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज अ predominant genetic material, whereas RNA perform dynamic function of messenger and adapter, has to be found from the difference between the chemical structure of two nucleic acid molecule. तो कुछ क्वेश्चन है कि जो डीएनए है वो ही क्यों जो जैसे मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और जो आरएनए है वो परफॉर्म करता है, फंक्शन करता है मैसेंजर का एंड अडेप्टर का। तो इन्हीं का जो हम आंसर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जो एक केमिकल स्ट्रक्चर है इन दोनों न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए की, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डीएनए है वो एक तो मोर स्टेबल है क्योंकि वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि दो स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं ना डीएनए में, ये वाला और ये वाला। तो इसमें पाए जाते हैं बेसिस जो कि एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। लेकिन आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसीलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो इनके स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये तो डीएनए का है और ये किसका है, आरएनए का। ठीक है, तो जो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है, जो सेकंड पोजीशन है ना शुगर की, जो डीऑक्सीराइबो शुगर है उसकी सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक जो ओ है ऑक्सीजन, वो क्या है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ओ जो ऑक्सीजन होती है ना वो क्या होती है, रिएक्टिव होती है, वो क्या शो करती है, रिएक्टिविटी। तो इसीलिए जो आरएनए है उसकी सेकंड पोजीशन पे तो OH प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए ये लेस स्टेबल है। तो इसी को हम लोग जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, बेटर इसमें डीएनए, क्योंकि ये लेस स्टेबल मोर स्टेबल है एंड लेस रिएक्टिव है। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो आरएनए है वो क्या परफॉर्म करता है, मैसेंजर की तरह वर्क करता है एंड अडेप्टर की तरह। तो जो मैसेंजर की तरह वर्क कर रहा है आरएनए, वो कैसे कर रहा है, उसके लिए हम जो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस है ना उसको समझ लेते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से रेप्लिकेशन के थ्रू क्या बनता है, डीएनए, यानी कि डुप्लीकेशन हो जाता है। फिर डीएनए से बनता है आरएनए, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, एंड आरएनए से बनेंगे फिर प्रोटीन्स थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब जो
डीएनए है वो डायरेक्ट तो प्रोटीन नहीं बना सकता है, इसीलिए जो डीएनए है वो पहले क्या करेगा, आरएनए को लेगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो आरएनए आगे जो डीएनए का मैसेज है वो फॉलो करेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं यहाँ से कि ये है सेल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए, और जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर पाए जा रहे हैं क्या, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो डीएनए है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा किसको, आरएनए को। यहाँ पे जो आरएनए प्रेजेंट है, तो जो इन्फॉर्मेशन है कि किस टाइप का प्रोटीन बनना है, वो यहाँ से जो डीएनए है वो किसको बोलेगा, आरएनए को। और आरएनए क्या करेगा कि जो एमआरएनए है, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है, वो क्या करेगा, राइबोसोम तक ये मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है, कि जो किस टाइप का प्रोटीन बनना है वो मैसेज कौन पहुंचाता है, एमआरएनए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आरएनए है वो क्या करता है, फंक्शन करता है मैसेंजर की तरह। एंड जो एडेप्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ये अभी आप इतना समझ नहीं आया, क्योंकि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं एडेप्टर्स, तो वो हम आगे करेंगे जब समझ आ जाएगा आपको। कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि जो 2 डिफरेंस थे, केमिकल डिफरेंस डीएनए और आरएनए में, वो क्या थे। तो एक तो क्या था कि जो डीएनए है उसमें कौन कौन से बेसिस पाए जा रहे थे, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में क्या पाया जा रहा था, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो जो डीएनए है उसमें पाया जा रहा था थाइमिन, एंड जो आरएनए है उसमें पाया जा रहा था यूरेसिल। ठीक है, तो जो थाइमिन है वो क्या है, मोर स्टेबल है, और यूरेसिल क्या है, लेस स्टेबल। क्योंकि जो यूरेसिल है ना उसमें अगर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं और इसका फिर क्या हो जाता है, मिथाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बनता है थाइमिन। यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से क्या हो गया, ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है ना वो क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसीलिए जो डीएनए हो गया वो क्या है, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है थाइमिन। और आरएनए क्या है, लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, जो सेकंड केमिकल डिफरेंस था वो क्या था कि जो इसकी सेकंड पोजीशन है डीएनए की, उस पर क्या होता है, खाली एच ग्रुप प्रेजेंट होता है और ओ क्या होती है, एब्सेंट। लेकिन आरएनए में जो सेकंड पोजीशन थी वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओ एच ग्रुप, जो कि क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि ओ क्या है, ऑक्सीजन, मोर रिएक्टिव। एंड इसी वजह से जो डीएनए यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। तो जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, एक्ट करता है, उसके अंदर ये जो क्रिटेरियाज हैं वो होने चाहिए। कौन कौन से, पहला है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि तो सबसे पहले तो उसमें जो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेशन वो कर सके। जैसे कि इसमें देखा ना कि जो डीएनए है वो डीएनए ही बना रहा है, इसका मतलब रेप्लिकेशन कर रहा है, डुप्लीकेशन कर रहा है, यानी कि डीएनए से डीएनए बना रहा है। तो डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा ही। उसी तरह आरएनए में भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि आरएनए भी आरएनए की कॉपी बना लेता है। ठीक है, रेप्लिकेशन कर लेता है। तो इसमें तो ये दोनों ही सक्सेसफुल हैं, आरएनए एंड डीएनए, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि ये स्टेबल होने चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। तो केमिकली स्टेबल तो हमने देख लिया कि जो सेकंड पोजीशन है डीएनए की वो क्या होती है, एक एब्सेंट होती है ऑक्सीजन, तो इसीलिए वो मोर स्टेबल है। और जो आरएनए है उसमें सेकंड पोजीशन पे ओ प्रेजेंट है, तो वो क्या है, लेस स्टेबल। ठीक है, उसी तरह जो आरएनए है वो एक एंजाइम की तरह भी वर्क करता है, कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, यानी कि
वो क्या करेगा, रिएक्टिव है, इसीलिए तो वो एक एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और जो डीएनए वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, यानी कि उसमें ओ कम है तो वो लेस रिएक्टिव है। स्ट्रक्चरली क्या है कि जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियोटाइड के, तो इसीलिए जो उनके अंदर बेस पेयर्स पाए जाते हैं उनकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, टाइटली बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए लेस स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइंड करने के लिए यहाँ पे जो बेस पेयर हैं वो खुले पड़े हुए हैं, तो इसके लिए जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है वो नहीं है, तो जो ये स्ट्रक्चर है आरएनए का वो लेस स्टेबल है। तो इस पॉइंट से क्या पता चला कि जो डीएनए है वो क्या है, मोर स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या होना चाहिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें स्लो चेंजेस होने चाहिए, यानी कि स्लो चेंज होता है म्यूटेशंस, जो कि क्या करेंगे, आगे इवोल्यूशन कॉज करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या होने चाहिए, स्लो म्यूटेशंस होनी चाहिए, यानी कि स्लो चेंजेस होने चाहिए। जैसे आगे इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि मंकी से जब मैन बने थे तो उनके जो डीएनए हैं उनमें स्लो स्लो चेंजेस हुए होंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो बहुत सारी जनरेशन्स में चेंजेस हुए डीएनए में, तब जाके जो मंकी है उससे क्या बना था, मैन बना था, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या हुआ कि जो इनका डीएनए था, जैसे मंकी का डीएनए था उसमें कुछ जो इसके कैरेक्टर्स थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हुए उनमें डीएनए में। जैसे ये एक डीएनए ये आफ्टर जनरेशन्स के हैं, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे, ठीक है। तो इनके डीएनए में क्या हुआ, स्लो म्यूटेशन, स्लो चेंजेस हुए। इस डीएनए से थोड़ा बदलाव इस डीएनए में हुआ, इस डीएनए से थोड़ा चेंज इसमें हुआ, इससे थोड़ा इसमें हुआ, तो आप बहुत सारी जनरेशन्स के बाद क्या हो गया, फिर इवोल्यूशन हो गया, यानी कि जो मंकी है उससे डेवलप्ड ह्यूमन या मैन बन गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, उसमें स्लो चेंजेस यानी कि म्यूटेशंस होनी चाहिए, जो कि क्या करेंगे, आगे इवोल्यूशन कॉज करेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये आगे मोर डेवलप्ड स्पीसीज बनाती है, ठीक है। जैसे मंकी थोड़े कम माइंडेड थे, लेकिन जो मैन आए, डेवलप्ड मैन, वो मोर डेवलप्ड थे एंड उनमें जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो भी ज़्यादा थी, इसीलिए इवोल्यूशन भी होना चाहिए। लेकिन आरएनए में क्या होता है, स्लो चेंजेस की जगह फास्ट चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि म्यूटेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए था वो क्या था, बेटर था आरएनए से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोर्थ, इसमें क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर्स में, यानी कि जो जीन है ना उसमें एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जब जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके उनमें। जैसे कि जो पेरेंट्स थे यानी कि मेल एंड फीमेल थे, उनसे जो प्रोजनी बनी यानी कि जो बच्चा बना उसमें मेल के भी कैरेक्टर आए और फीमेल के भी कैरेक्टर्स आए, ठीक है। तो जो जीन मेल से आया था उसने क्या शो किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो शक्ल थी बच्चे की वो अपने पापा से मिल रही थी, इसका मतलब जो फादर का जीन था उसने उसमें एक्सप्रेस किया बच्चे में अपने आप को, इसीलिए जो उसकी चेहरा था वो अपने पापा से मिल रहा था। उसी तरह जो मदर से जीन आया था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया आई कलर में, यानी कि मान लो जो फीमेल थी, मदर थी उसकी, उसके आई का कलर था ब्राउन और बच्चे का आई का कलर भी क्या आया, ब्राउन। तो इसीलिए जो ब्राउन कलर का जीन था आई कलर का वो बच्चे में एक्सप्रेस हुआ। तो इसी को बोला है कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए एक से दूसरी जनरेशन में जब वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है।
If one examine each requirement one by one because of rule of base pairing and complementarily, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplications. तो वन बाय वन हमने जब देखा कि जो DNA एंड RNA है उनमें क्या होता है, जो एबिलिटी होती है डुप्लीकेशन की वो पाई जा रही थी, ठीक है। यानी कि जो रूल था बेस पेयरिंग का, यानी कि जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड DNA था, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे एक बेस जो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे प्रेजेंट था वो दूसरे जो स्ट्रैंड था उससे क्या हो रहा था, पेयर हो रहा था। इसी को बोलते हैं बेस पेयरिंग। जैसे ये जो एक बेस है एडिनिन, वो किससे पेयर होगा, सिर्फ थाइमिन से, ठीक है। साइटोसिन है वो किससे पेयर होगा, ग्वानिन से। तो इसी तरह तो क्योंकि ये जो एडिनिन थाइमिन से पेयर हो रहा है इसी को बोल रहे हैं बेस पेयरिंग, ठीक है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कि जो सी है वो जी से ही पेयर करेगा, ए जो है वो टी से ही पेयर करेगा, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड है दूसरे स्ट्रैंड के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज अ प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो इसीलिए जो प्रोटीन था वो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाया डुप्लीकेशन का, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए क्या कर रहे थे, डुप्लीकेशन कर रहे थे, यानी कि रेप्लिकेशन हो रही थी उनमें। डीएनए बना रहा था रेप्लिकेशन के थ्रू, आरएनए बना रहा था, लेकिन जो प्रोटीन है वो प्रोटीन नहीं बना रहा था। इसीलिए जो प्रोटीन है वो क्या हो गया, फेल हो गया, वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क नहीं करता है। The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age or with change in physiology of the organism. तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कोई भी जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस हों उसमें जो डीएनए है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एज है या फिर किसी फिजियोलॉजी में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो डीएनए है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी जो डीएनए वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि एज, जैसे कोई चाइल्ड है वो अपनी स्टेजेस से गुजरता है, जैसे एडल्ट बनता है, एडल्ट से फिर ओल्ड बनेगा। तो जो बच्चे में जैसा डीएनए था ना चाइल्ड में, वही डीएनए एडल्ट में होना चाहिए और वही डीएनए सेम ओल्ड एज में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डीएनए है उसमें चेंजेस होके एडल्ट स्टेज में कोई और हो रहा है उसके बाद ओल्ड में कोई और है। जो डीएनए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए एजेस के अकॉर्डिंग भी, चाहे वो चाइल्ड की हो चाहे ओल्ड एज की हो, सब जो डीएनए वो कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और जो फिजियोलॉजी, यानी कि जो फिजियोलॉजी क्या होता है, जो इंटरनल बॉडी है ना वो कैसे फंक्शन करती है उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। चाहे वो कैसे भी फंक्शन करे लेकिन जो डीएनए है ना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith transforming principle itself, that a heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या ना स्टेबल है, वो कहाँ से हमको प्रूफ मिला था, जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ना, जो हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था कि जो ग्रिफिथ ने माइस के ऊपर हीट किल्ड किया था, जब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया था इसको जब हीट किल्ड किया तो उसने देखा कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि जो डीएनए था वो तब भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डीएनए वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, जो कि हमें पता चला था जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, वहाँ से। दिस नाउ कैन ईजीली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए that the two strands of being complementary separated by heating come together when appropriate conditions are provided. तो इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं, जैसे कि जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब जब हम इस डीएनए में हीट देंगे, यानी कि जब हम इसको लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डीनेचर, यानी कि ये टूट जाएगा। तो टूट के क्या हो जाएंगे, इसके दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब जब इनको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर जब इनको मिलेगा तो ये क्या करेंगे, वापस से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसीलिए ये एक दूसरे से जब
इनको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है। फर्दर टू सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है किसके, RNA के, वो क्या होता है, इसीलिए रिएक्टिव ग्रुप है एंड मेक RNA लेबाइल एंड इजीली ग्रेडेबल। तो जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था RNA का, उसमें क्या होता है कि ये जो पोजीशन थी सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट है सेकंड है, यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है, OH। लेकिन DNA में क्या होता है, यहाँ पे खाली H प्रेजेंट होता है, O क्या होती है वहाँ पे एब्सेंट होती है। तो यही जो RNA को जो OH ग्रुप है वो क्या बना रहा है, मोर रिएक्टिव बना रहा है। ठीक है, क्योंकि O क्या है, रिएक्टिव है, जो कि क्या शो करती है, रिएक्टिविटी। ठीक है। RNA इज रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक RNA लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल। तो लेबाइल का क्या मतलब है कि जो RNA है उसमें क्या हो जाता है, इजीली चेंज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है और इजीली वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है। RNA इज ऑल्सो नाउ नो टू बी कैटेलिटिक हैंस रिएक्टिव। तो जो RNA है वो क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, इसीलिए क्या है, वो रिएक्टिव भी है। क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है कि कोई रिएक्शन है जो बॉडी में हो रही है, वो मान लो होने में कितने घंटे लगा रही है, 3 आवर्स लगा रही है मान लीजिए, है ना। अगर हम उसमें कोई कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो जो वो रिएक्शन 3 आवर्स में हो रही थी वो 3 मिनट में ही हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या शो कर रहा है कि जो RNA है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA। इसीलिए जो DNA वो केमिकली क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उसकी जो सेकंड पोजीशन है उस पर खाली O प्रेजेंट, मतलब O एब्सेंट है एंड H ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव है। और जो स्टेबल है मोर स्ट्रक्चरली, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उनके जो DNA का वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो वो टाइटली एक दूसरे से पैक्ड यानी कि अटैच होते हैं, जिसकी वजह से जो DNA का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, स्टेबल। एंड देयरफॉर अमॉन्ग द 2 न्यूक्लिक एसिड द DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो इसीलिए हमने क्या पता किया कि दो जो न्यूक्लिक एसिड हैं RNA एंड DNA, उनमें से जो DNA है वो क्या है, बेटर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confer additional stability to DNA। तो जो थाइमिन है वो पाया जाता है DNA में और यूरेसिल पाया जा रहा था RNA में। ठीक है। तो ये भी कंफर्म करता है कि जो DNA है वो क्या है, मोर स्टेबल है, उसमें क्या है, एडिशनल स्टेबिलिटी है। क्योंकि जो थाइमिन होता है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप, जो कि मोर स्टेबल होता है। यानी कि RNA में जब यूरेसिल होता है, यूरेसिल में जब मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, यानी कि उसका मिथाइलेशन कर देंगे, तो ये बनाएगा थाइमिन। तो थाइमिन क्या बन जाता है, मोर स्टेबल। इसीलिए DNA क्या है, मोर स्टेबल है। डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन DNA एंड यू विल स्टडी दीज प्रोसेस इन हायर क्लासेस। ठीक है। बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट। तो दोनों ही जो DNA एंड RNA है वो क्या कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, यानी कि उनमें म्यूटेशन की कैपेसिटी होती है। यानी कि जो DNA होता है उसमें तो क्या होती है, स्लो म्यूटेशन, यानी कि स्लो चेंजेस होते हैं। लेकिन RNA में क्या होते हैं, फास्ट म्यूटेशन होती है, यानी कि फास्ट चेंजेस होते हैं। तो इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल, इसीलिए जो RNA है वो कैसा है, अनस्टेबल है। और जो अनस्टेबल है किस लिए, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन फास्टर रेट से हो रही है। Consequently, viruses have a RNA genome and having a shorter lifespan mutate at a evolve faster। तो जो वायरसेस हैं उनमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है, RNA। और RNA की वजह से ही जो उनकी लाइफ स्पेन होती है वायरसेस की, वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है। यानी कि वो बहुत कम ही जीते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, फास्टर म्यूटेशंस होती हैं और वो क्या कर जाते हैं, उनमें एवोल्यूशन भी फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल। ठीक है। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। तो जो RNA है ना वो डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। यानी कि जैसे हमने सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस थी उसमें देखा था कि जो DNA है उससे क्या बन रहा था, RNA से बन रहा था प्रोटीन। तो जब
आरएनए क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली इसको सिंथेसाइज कर रहा है। लेकिन डीएनए क्या है, इसको किसकी जरूरत पड़ रही है प्रोटीन के सिंथेसिस में, आरएनए की, ठीक है, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, इसीलिए जो आरएनए है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो और जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, आरएनए पे डिपेंड कर रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि जो डीएनए उससे डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकता है ना। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो जो प्रोटीन बनाने की मैकेनिज़्म है या मशीनरी है वो क्या कर रही है कि किस टाइप का जो प्रोटीन बनेगा वो क्या कर रहा है, आरएनए के आसपास घूम रहा है, यानी कि जो आरएनए है उसी पे डिपेंड कर रहा है कि जो प्रोटीन है वो किस टाइप का बनेगा, क्योंकि आरएनए ही क्या बना रहा है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बनना है वो किसके आसपास घूमता है, आरएनए के, उसी के अराउंड घूमता है। एंड द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। तो ऊपर जो डिस्कशन हुआ उसमें क्या है, इंडिकेट किया है कि जो आरएनए एंड डीएनए है वो दोनों ही किसकी तरह फंक्शन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स की तरह, क्योंकि डीएनए जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज़ प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो डीएनए है वो क्या है, मोर स्टेबल है, किसी लिए, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो डीएनए है ना वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, यानी कि जो आरएनए है वो इस चीज़ के कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि लेस स्टेबल है ना आरएनए, तो उसमें म्यूटेशंस जो होती हैं वो फास्ट होती हैं, इसीलिए जो स्टोरेज है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वो नहीं कर पाएगा। तो डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है, एंड जो स्टोरेज है वो इजीली कर पाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस की, ठीक है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। लेकिन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन है ना उसमें आरएनए क्या है, बेटर है, क्योंकि जो एमआरएनए है यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या कर रहा है, मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, कहाँ से, डीएनए से राइबोसोम तक प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशंस को। तो इसीलिए जो आरएनए है वो क्या है, बेटर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इन लास्ट क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कौन कौन सी बेटर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की, ठीक है। दूसरा वो क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल, एंड थर्ड उसमें जो म्यूटेशन है वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉल, और जो एक्सप्रेशन है यानी कि जीन का एक्सप्रेशन है वो शो होना चाहिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये कुछ जो बेटर जेनेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आरएनए वर्ल्ड, ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।